देखिए, फॉरेन रिलेशन हम लोगों ने 2 दिन किया है अभी। देखते हैं कहाँ तक आप लोग को समझ में आया क्या होगा। देश पर बेटे हो गया। देखिए, तो अब हम बात कर रहे हैं आज चीन के साथ शांति और संघर्ष। ठीक है, पीस एंड स्ट्रगल विद चाइना। किस तरह से हमने चीन के साथ शांति की स्थापना हुई आगे जाकर के। जब तक हम ब्रिटिश इंडिया के अंडर में थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे, हम एक कॉलोनी थे, तो चीन के साथ संबंध हमारे तो जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की विदेशी नीति के हिसाब से चलती थी। अंग्रेजी सरकार क्या सोचती थी उस हिसाब से सब कुछ होता था। लेकिन जब हम आजाद हुए तो नेहरू हमारे प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने सोचा कि सबसे ज्यादा जरूरी है अपने नेबरिंग कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना, अपने जो पड़ोसी देश हैं उनसे रिश्ते अच्छे बना के रखना। क्योंकि आपको पता है दुश्मन जितना दूर का हो ना, उतना ही ज्यादा सुरक्षा की गारंटी होती है। लेकिन अगर पड़ोस में दुश्मन हो तो कभी भी नुकसान पहुंच सकता है, और कोई भी आदमी अपने पड़ोस में दुश्मन नहीं पाता। तो जवाहरलाल नेहरू का ये मानना था कि कुछ भी हो, पाकिस्तान तो हमसे बट गया, वो तो जानी दुश्मन है। पाकिस्तान का निर्माण वही था नफरत की बुनियाद। हिंदू मुस्लिमों में नफरत था तभी तो पाकिस्तान बना। चाइना के साथ तो ऐसा कुछ था नहीं हमारा, तो सोचा गया कि चाइना के साथ तो अच्छे रिलेशन रखे जा सकते हैं। 1949 में चीन क्या हुआ कि चीन में क्रांति हुई। ठीक है, चाइना भी आजाद हुआ। आपको पता है चाइना किसके अंडर में था पहले, किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटेन की। याद रखिएगा, ब्रिटेन की ही कॉलोनी चाइना भी थी। जिस तरह हम लोग गुलाम थे उसी तरह चीन भी गुलाम था। लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ा लंबा संघर्ष चला और हम लोग के बाद ही उनको आजादी मिली। ठीक है, और वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थे। तो 1949 में चीन ने जब अपने आप को कम्युनिस्ट कंट्री डिक्लेयर किया, तो भारत वो पहला देश था जिसने इसको मान्यता दी या इसको एक्सेप्टेंस दिखाया इसके प्रति कि हाँ हम भी इस सरकार को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। सरदार वल्लभ, आपके बुक के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, अपने हिसाब से जो लाइन लिखी है वही बोल रहा हूँ मैं एनसीईआरटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उसमें हमारे होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि भविष्य में चाइना से हमें खतरा हो सकता है। हमें बिल्कुल अंधभक्ति नहीं दिखानी चाहिए, बिल्कुल केवल एक तरफा सोच कि नहीं चाइना तो अच्छा है, हमारा बहुत अच्छा मित्र है, हमें हमारे को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ये बात गलत है, इससे कोई फायदा नहीं। एक वहां पे है पंचशील होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, मैं उसको अंडरलाइन भी कर रहा हूं। तो जवाहरलाल नेहरू ने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के 5 प्रिंसिपल्स या 5 सिद्धांत, जिसको पंचशील कहा गया, ये घोषणा जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पंचशील के बारे में शायद बॉक्स में दिया हो आगे, मैं बताऊंगा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व या पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इसका मतलब ये होता है कि शांति के साथ, पीस के साथ एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना। एग्जिस्टेंस को मतलब कि हाँ आप चीन हो, आप आजाद हो, आप अपने कंट्री में कुछ भी करो, हमें आपके इंटरनल मैटर में कभी भी कोई भी क्या कहते हैं इंटरफेरेंस नहीं करना। आपके आंतरिक मामलों में देश के अंदर आप क्या करते हो, कैसे करते हो, हम उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। विश्व शांति में हमेशा आगे रहेंगे। जहां भी हमें लगेगा कि किसी भी एक्टिविटी के चलते वर्ल्ड पीस को कोई ना कोई नुकसान हो रहा है, हम उस एक्टिविटी से अपने आप को दूर कर देंगे।
बात समझ में आ रही है? इस तरह के 5 सिद्धांत है, एक दो मैं थोड़ा भूल रहा हूं, अभी बता दूंगा। तो पंचशील प्रिंसिपल, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू को पंचशील कहा गया। और ये बस पीसफुल को एग्जिस्टेंस, मतलब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए ही ये बात कही गई, ठीक है। और इसी प्रिंसिपल को या सिद्धांत को मानते हुए जवाहरलाल नेहरू ने चीन के जो हेड थे चाओ एंड लाई ने संयुक्त रूप से कंबाइंडली 29 अप्रैल 1954 में की, और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध की दिशा में एक अगला कदम। चाओ एंड लाई जो चीन के हेड थे और इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर पंचशील की घोषणा की कि हम लोग मिलकर काम करें, एक रहेंगे, एकता की भावना में बंधे रहेंगे, ठीक है। और ये 29 अप्रैल 1954 को ये डिक्लेरेशन की गई। भारत और चीन के नेता एक दूसरे के देश का दौरा करने लगे, नेहरू वहां जाते थे, वहां के लोग यहाँ आते थे, ठीक है। और स्वागत में बड़ी भीड़ भी जुटती थी, जैसा कि मैंने उसमें आप लोगों को कल ही बताया था। हुआ क्या, अब चीन का आक्रमण हुआ 1962, चाइनीज इन्वेजन इन 1962। चीन के साथ भारत के इस दोस्ताना रिश्ते में 2 कारणों से खटास है। आखिर कुछ ना कुछ तो बहाना होगा ना, चीन ऐसी हवा में आके तो हमला नहीं कर देगा। वो बहाना खोज रहा था कि कोई ना कोई ऐसा एक्सक्यूज मिले और हम इंडिया पे अटैक करें। तो 1950 में तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया, जो भी इंडिया से हिमालय के ऊपर वाला जो इलाका लगा हुआ है, तिब्बत का तो आपको रीजन पता ही होगा, चीन का जो बॉर्डर लगता है इंडिया से, वो तिब्बत कहा जाता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल के ऊपर जो चाइना का बॉर्डर है पूरा इंडिया के साथ, उसी को तिब्बत कहते हैं। 1950 में चीन ने उस पर पूरा अधिकार कर लिया। इससे भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक रूप से जो एक मध्यवर्ती राज्य बना चला आ रहा था वो खत्म हो। हम ये मान के चलते हैं कि भाई चीन हम पर तो तभी, अभी नेपाल बीच में है, तो चीन हम पर तभी अटैक करेगा ना जब नेपाल उसको अंदर से आने देगा या नेपाल को भी कॉन्कर कर लेगा, जीत लेगा। उससे पहले तो चीन हमला नहीं कर सकता हम पे, ठीक है। मान लीजिए कि सड़क बीच में है आपके, तो सड़क के पास कोई बाउंड्री आपने बढ़ा दी, तो सड़क क्रॉस करके ही वो हम तक पहुंचेगा ना, ऐसे तो नहीं पहुंच सकता। तो यही बात हुई। नमस्ते। सो जैसे ही उस तिब्बत को जीत लिया गया जो चीन और भारत के बीच में था, तो भारत ने सोचा कि अब तो चीन हमारे बिल्कुल बॉर्डर तक पहुंच गया, हमारी सीमाओं तक पहुंच चुका है। फिर भी नेहरू की आंख अभी नहीं खुली। देखिए क्या हुआ, शुरू शुरू में भारत सरकार ने, एक सेकंड, तिब्बत का मामला मैं बाद में बताऊंगा। चीन के इस कदम का खुले तौर पर विरोध नहीं किया, भारत में उतनी शक्ति भी नहीं थी और भारत इस चीज के लिए तैयार भी नहीं था, बोले कि नहीं नहीं अभी कोई विरोध करने की जरूरत नहीं, देखते हैं क्या हो सकता है। बहरहाल तिब्बत की संस्कृति को कुचलने की खबरें जैसे जैसे सामने आने लगी, वैसे वैसे भारत की बेचैनी बढ़ने लगी। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा, अंडरलाइन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी भी जी रहे हैं ये। दलाई लामा ने भारत से राजनीतिक शरण मांगी और 19, मैं पजल हो रहा हूँ, उधर से आवाज आ रही, इधर से आवाज आ रही, किधर से आवाज आ रही? फिर बच्चों को कौन रोक सकता है? ये तो बच्चा नहीं खेल रहा। कितना छुपता है आवाज, थोड़ा सा बड़ा सा। हाँ ठीक है, ये तो पता है मैडम को क्या करो, जैसे तुम जाना एक दिन उनसे, ठीक है, देखो बेटा कुछ नहीं है, हमारा लैपटॉप आप लोग के साथ है। बेटा हेडफोन क्यों नहीं लाती, एक कान में इधर घुसेड़ ले और
क्या हुआ? समझ पल्ले दे पाया। देखिएगा, तो दलाई लामा तिब्बत में, चाइना में जो आप बौद्ध धर्म को देखते हैं ना, जो अशोक के समय फैली थी। सर हमारे यहाँ पे ज्यादातर हैं सब गौतम, मतलब ये गौतम बुद्ध का ही है ना? कहाँ? जैसे सरनेम है कुछ पर्सन, मैंने देखा था कल नेट पे। गौतम बुद्ध मतलब क्या? गौतम सरनेम है, तो गौतम बुद्ध का सरनेम है। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। बौद्ध धर्म का अलग अलग अपना होता है, ठीक है ना, उनसे देखिएगा, तो दलाई लामा पूरे तिब्बत में सबसे बड़े धार्मिक गुरु थे या रिलीजियस लीडर थे, टीचर। हुआ क्या कि चीन में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई थी। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का मतलब समझो, कम्युनिस्ट मतलब कि नास्तिक, वो ना किसी धर्म को मानते ना किसी भगवान को, किसी को नहीं मानते, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी बौद्ध धर्म अपनाते थे, अत्याचार होने लगा, उनको मारा जाने लगा, काटा जाने लगा, और पूरा का पूरा तिब्बत तहस नहस होने लगा। शुरू में जब तिब्बत को पूरा जीत लिया, कब्जा कर लिया चाइना ने, तब तो कोई बात नहीं उतनी हुई थी। लेकिन जब यहाँ के आगे और आगे, बस यस, लेकिन जब चीन ने यहाँ के लोगों के धार्मिक अधिकारों या रिलीजियस राइट्स पे को रिप्रेस करने की कोशिश की, कुचलने की कोशिश की, तब भारत को बेचैनी होने लगी। आगे जाके दलाई लामा ने, जो कि धार्मिक नेता थे, रिलीजियस लीडर थे वहां के, चाइना के, तिब्बत के सॉरी, उन्होंने भारत से शरण मांगी कि हमको शरण दीजिए, नहीं तो ये तो चाइना वाले तो गोली मारेंगे हमें, हमारी जान बचाइए। तो 1959 में भारत ने उन्हें शरण दे दी। क्या हम आपको शरण देंगे अपने देश में? चीन ने आरोप लगाया कि भारत सरकार चीन के अंदरूनी मामलों में और चीन विरोधी गतिविधियों को हवा दे रही है। पंचशील में क्या समझौता हुआ था कि ना हम आपके अंदरूनी मामलों में कोई कुछ बोलेंगे, ना आप हमारे अंदरूनी मामलों में कुछ बोलेंगे, अपना अपना पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रखेंगे, शांतिपूर्वक सह अस्तित्व रखेंगे। लेकिन भारत ने तो उनको शरण दे दी, और चीन मानता था कि हमारे विरोधी हैं। यही मुद्दा था। दलाई लामा को जो शरण दिया गया, असाइलम है ना, असाइलम दिया गया, शरण दिया गया, वही मेन रीजन बना चीन का भारत पे अटैक। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, इसके कुछ दिनों पहले भारत और चीन के बीच एक सीमा विवाद भी उठ खड़ा हुआ था। भारत का दावा था कि चीन के साथ सीमा रेखा का मामला अंग्रेजी शासन के समय से ही सुलझाया जा चुका है। भारत कहता है कि जो मैकमोहन लाइन जो बनी थी अंग्रेजों के सरकार के समय, वो लाइन ठीक है, अंग्रेजों ने अपना मामला बिल्कुल ठीक कर रखा था, सीमा में कोई विवाद नहीं था। लेकिन चीन कह रहा था कि चीन अंग्रेजी शासन के समय का फैसला नहीं माना जा सकता, ठीक है। मुख्य विवाद चीन से लगी लंबी सीमा रेखा के पश्चिमी और पूर्वी छोर के बारे में था। चीन ने भारतीय भूक्षेत्र में पड़ने वाले दो इलाकों, जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन, जो कि मैंने आपको बताया था अक्साई चीन, और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर अपना अधिकार देता है। उसने कहा कि जो मैकमोहन लाइन बनाई गई थी, जो अभी आप मैप देखते हो ना, जो मैं इंडिया का मैप बनाता हूँ, वो मैकमोहन लाइन के हिसाब से इंडिया उसी को मानती है। लेकिन जो मैं अक्साई चीन काट के दिखाता हूँ ना, उधर लद्दाख वाला जो काट के हटाता हूँ, वो चीन का आता है जी। मैकमोहन लाइन जब इंडिया आजाद हो रहा था ना, उससे भी पहले की बात है। मैकमोहन लाइन बहुत पहले ही बन चुकी थी, क्योंकि चीन से जैसे ही उसको आजादी मिली है, जो भी हुआ, तो पहले क्लियर कर दिया गया था भारत की आजादी के सबसे पहले। क्योंकि भारत की आजादी के समय केवल दो ही बॉर्डर बने, भारत और पाकिस्तान के, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, डूरंड लाइन, सब कुछ पहले हो चुका था। एग्जैक्ट मेरे को ईयर याद नहीं है, इसमें शायद आगे आए तो मैं बता दूं। तो दो मामले थे। 1962 की चीन और भारत की जो लड़ाई थी, उसके दो कारण थे। पहला कि भारत ने दलाई लामा को असाइलम दिया, शरण दी, जो वहां के तिब्बत के मुख्य धार्मिक नेता थे। और दूसरा कि जम्मू कश्मीर में जो पूरा का पूरा लद्दाख का एक इलाका आता है और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से जो भारत में है दोनों, उस पर चीन कह रहा था कि मेरे अंडर में आता है, इस पर मेरा अधिकार है। तो मामले हुए। अब देखिए क्या हुआ। अरुणाचल प्रदेश को उस समय नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत प्रांत कहा जाता था।
नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत प्रांत। 1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर लिया और इस इलाके में उससे रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए एक सड़क बनाई। ठीक है, अक्साई चीन, जो लद्दाख का इलाका जो मैं दिखाता हूं, वहां पर ये 1957-59 में चीन ने सड़क बनाई और अधिकार कर लिया, अपनी सेना को आगे फॉरवर्ड कर दिया। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच लंबी लंबी चर्चाएं और बातचीत चली, लेकिन इसके बावजूद मतभेद को सुलझाया नहीं जा सका। इन दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर कई बार झड़प भी हुई। अब देखिएगा, समकालीन विश्व राजनीति, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पहले अध्याय में क्यूबा के मिसाइल संकट की चर्चा हम लोगों ने कर ही ली थी, वो तो हम नहीं बात करेंगे। ठीक है, 1967-62 के अक्टूबर में दोनों विवादित क्षेत्रों पर बड़ी तेजी से व्यापक स्तर पर हुआ। मेरे कहने का मतलब है, पहले बातचीत किया गया सरकारों के बीच में, उसके बाद क्या हुआ, सेना भी थोड़ी बहुत झड़प हो ही जाती थी, बॉर्डर पे दोनों की सेनाएं थी। लेकिन 62 के अक्टूबर में अरुणाचल प्रदेश का जहां है वहां के बॉर्डर पर, और जहां आपका लद्दाख है, यहाँ जम्मू कश्मीर, यहाँ के बॉर्डर पर, दोनों जगह चीन और भारत की सेनाओं में झड़प तेज हो गई, गंभीर युद्ध होने लगा। पहला हमला एक हफ्ते तक चला और इस दौरान चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया। हमले का अगला दौर नवंबर महीने में शुरू हुआ। लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन की बढ़त रोकी। पूर्व में चीनी सेना आगे बढ़ते हुए असम के मैदानी हिस्से के प्रवेश द्वार तक पहुंच गई। आखिरकार चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया और चीन की सेनाएं उस मुकाम पर लौट गई जहां वे हमले से पहले के वक्त में तैनात थी। ठीक है, अब समझने की कोशिश करिएगा। 1962 का जो वॉर हुआ, उससे पहले से ही 1957 से 59 के बीच में ही चीनी सरकार की जो सेनाएं थी वो लद्दाख में, जहां अक्साई चीन दिखता है आपको, और यहां पर जो आपका अरुणाचल प्रदेश का नेफा का इलाका है, यहां पर भी चीनी सेनाएं फॉरवर्ड हो चुकी थी, आगे बढ़ चुकी थी, और वो कह रही थी, अधिकार जता रही थी कि इलाके हमारे हैं। भारत ने आपत्ति जताई, दोनों में युद्ध भी हुआ और युद्ध में भारत की सेना कमजोर पड़ी तो वो और आगे बढ़ गए, चीनी सेना और आगे बढ़ी। लेकिन खुद ब खुद इंटरनेशनल प्रेशर के कारण, या जो भी आप समझ सकते हैं, चीन की जो सेना थी, जो पहले जहां थी, पहले मतलब कहां, आगे बढ़ने के बाद जहां थी वहां फिर से लौट गए। जैसे मान लो कि चीनी सेना पहले तो मैकमोहन लाइन पर थी, आगे बढ़ करके अक्साई चीन तक आ गई। अब अक्साई चीन से भी आगे बढ़ गई थी और लद्दाख में अंदर आ गई थी। ठीक है, लेकिन प्रेशर के कारण जो पहले अक्साई चीन वाले बॉर्डर पर वो आई थी, जो अपने अधिकार बताती थी, वहां पर रुक गई और इसी के साथ युद्ध विराम। भारत के जो इलाके छीने गए थे वो तो छीने ही गए। ठीक है, उस पर आज तक कोई भी फैसला नहीं हो पाया, न मोदी और न जोगी, कोई भी कुछ नहीं कर। हाँ, आ गया मैडम। पहला हमला ये तो हो गया। चीन युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों की जगह धक्का लगा। भारत अपने आप को कहता था कि हम विश्व राजनीति में एक बहुत बड़ी शक्ति बन के उभर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू भी अपनी फॉरेन पॉलिसी पे बहुत इतराते थे कि हमारे जैसी फॉरेन पॉलिसी किसी की नहीं है, हम दुनिया में सबके साथ मिलकर रह लेंगे, कोई हमारा दुश्मन भी नहीं है। लेकिन ये चीन के हमले के बाद और भारत के इतने बड़े क्षेत्र के हाथ से जाने के बाद नेहरू का भी भ्रम टूट गया। ठीक है, इस संकट से उबरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी थी। अमेरिका और ब्रिटेन से भी भारत ने मदद मांगी थी कि आप हमारी मदद करिए। सोवियत संघ इस संकट की घड़ी में तटस्थ बना रहा, सोवियत संघ ने कुछ नहीं किया। भारत का चीन युद्ध जब 62 में हुआ तो भारत का सबसे बड़ा देश तो सोवियत संघ था, मित्र देश रूस, बिल्कुल रूस हर समय मदद के लिए आगे रहता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि रूस भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और चाइना भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। रूस भारत से बड़ा चीन का समर्थक था। ठीक है, और किसी भी तरह से अगर चीन के अगेंस्ट में जाके वो भारत को सपोर्ट करता तो वहां की खुद जनता ही उसके सरकार के खिलाफ हो जाती और खुद भी कम्युनिस्ट सोच वाले थे।
तो 62 के युद्ध में किसी भी तरह से इसी कारण से रूस से भारत को कोई सपोर्ट नहीं, क्योंकि भारत पे अटैक किसने किया था? एक दूसरे कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट कंट्री, समझ रहे हैं? चाइना भी कम्युनिस्ट कंट्री ही था, वो के उसने हमला किया तो रसिया उसको सपोर्ट कैसे करता भारत को? तो भारत ने कहा कि भैया देखिए ऐसा है कि कम्युनिस्ट ने हम पर अटैक किया, दूसरा कम्युनिस्ट हमारी मदद नहीं कर रहा, तो आप तो करिए। हाँ, अब भारत को याद आया कि अमेरिका के साथ संबंध बना के रखना कितना अच्छा था। अमेरिका एक डेमोक्रेसी था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जो आपका समझ सकते हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यहाँ पे ब्रिटेन में था, तो आप तो मदद करोगे नहीं, तो दुनिया से इतने बड़े प्रजातंत्र से कहीं उखड़ के खत्म हो जाएगा, चाइना ही पूरा कम्युनिस्ट बना देगा इंडिया को। तो उन लोगों का दबाव रहा, उन लोगों का सपोर्ट रहा। देखिए क्या हुआ। चीन युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंची, लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्र भावना भी बलवती हुई। कुछ प्रमुख सैन्य कमांडरों ने या तो इस्तीफा दे दिया या अवकाश ग्रहण कर लिया। नेहरू के नजदीकी सहयोगी तत्कालीन रक्षा मंत्री वी के कृष्ण मेनन को भी मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा। ठीक है, नेहरू की छवि भी थोड़ी धूमिल हुई। चीन के इरादों को समय रहते न भांप सकने और सैन्य तैयारी न कर पाने को लेकर नेहरू की बड़ी आलोचना। नेहरू को कहा गया, जो बड़े बड़े सेना के कमांडर थे उन्होंने पहले ही नेहरू को आगाह किया था। नेहरू के कैबिनेट में जो लोग थे उन्होंने भी आगाह किया था कि आप इस तरह से मित्रता ठीक है ना, लेकिन अपनी तैयारी तो करो, बैकअप तो कुछ रखो। आप अगर अटैक कर दिया तब क्या? नेहरू एक तरफा सोच रहे थे और उनका खामियाजा केवल उन्हीं को नहीं, पूरे देश को भुगतना पड़ा। बेटे व्हाट्सएप चला के तो मुझे नहीं लगता कोई क्लास ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम, मैसेज कर देना। तो उस समय हमारे रक्षा मंत्री श्री वी के कृष्ण मेनन, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया कि हमारी जब बात ही नहीं सुनते हो, अपना ही दिमाग चलाना है, तो हम क्यों रहे तुम्हारे कैबिनेट में। और बड़े बड़े सेना के कमांडर, आर्मी वाले भी, मुक्ति मिली थोड़ी देर के लिए? अरे वाह, तुम्हें ही नहीं मिलती मुक्ति, किसी दिन मुक्त कर दो मास्टर को, मुझे नहीं। नेहरू को ये समझ में आने लगा कि हमारी विदेश नीति में बहुत बड़ी खोट थी, और ये भारत के जितने क्षेत्र गए हैं भारत के हाथ से, ये सारा का सारा मेरी ही गलती थी। आगे देखिए क्या हुआ। पहली बार नेहरू, मैंने आपको बताया था ना, 1947 से, मैं तो 46 से कहूंगा लेकिन 47 से आप याद रखो, 64 तक, 62 से पहले तक नेहरू पे आज तक किसी ने ना, कोई जैसे विपक्ष की पार्टी होती है ना, अपोजिशन पार्टी, आज तक किसी ने कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा। ऐसे नेहरू की छवि थी। पहली बार लोकसभा में 1964 के करीब उनके सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया नेहरू सरकार के खिलाफ। लोकसभा में इस पर बहस हुई। इसके तुरंत बाद कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण उपचुनावों में पटखनी खाई, देश का राजनीतिक मानस बदलने लगा था। ठीक है, उपचुनाव होने लगे कहीं कहीं, और वहां पे कांग्रेस बिल्कुल बुरी तरह हारने लगी। कांग्रेस मतलब हारने का मतलब नहीं था, कोई पार्टी ही नहीं थी कांग्रेस को छोड़ करके, ऐसी स्थिति थी हमारे इंडिया में। तो देखिए क्या, भारत चीन संघर्ष का असर विपक्षी दलों पर भी हुआ। इस युद्ध और चीन सोवियत संघ के बीच बढ़ते मतभेद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बड़ी उठापटक मची। सोवियत संघ का पक्षधर खेमा भाकपा में ही रहा और उसने कांग्रेस के साथ नजदीकी बढ़ाई। दूसरा खेमा कुछ समय के लिए चीन का पक्षधर रहा और यह खेमा कांग्रेस के साथ किसी भी तरह की नजदीकी के खिलाफ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई और इस पार्टी के भीतर जो खेमा चीन का पक्षधर था उसने मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, माकपा। चीन युद्ध के क्रम में माकपा के कई नेताओं को चीन का पक्ष लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। अब हुआ क्या, अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया हमारी लोकसभा में। जैसा कि आपको पता है कि भारत में अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी है और उस समय भी, लेकिन उस कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसा तो नहीं है ना, देखिए थे तो भारत के ही,
और उस जमाने में ऐसे तो थे ना कि नेताजी की तोंद यहाँ पर बैठे टेबल के उस पार, उस तरह वाले तोंद वाले नेताजी कम थे उस जमाने में। घूसखोर कम थे, भ्रष्टाचारी कम थे, देश को आगे लेके चलने वाले देशभक्त लोग थे। तो उस कम्युनिस्ट पार्टी में भी कुछ लोग तो कम्युनिस्ट होने का कर्तव्य निभा रहे थे कि अगर हम कम्युनिस्ट हैं तो जो दूसरी कम्युनिस्ट सरकार है दुनिया में उसको सपोर्ट करेंगे। जैसे कि चीन को, वो चीन के अटैक को या होने के बाद भी कुछ ना कुछ इब्बट लगाते थे और कहते थे नहीं नहीं चीन खराब नहीं। और कुछ लोगों ने कहा कि बेशक हम कम्युनिस्ट पार्टी क्यों नहीं है, कम्युनिस्ट क्यों नहीं है, लेकिन एक कम्युनिस्ट का सबसे बड़ा फर्ज क्या है कि वो उसके लिए उससे देश से बड़ा कोई नहीं, नेशन फर्स्ट। तो उन्होंने वहां से उस पार्टी से अपने आप को तोड़ के एक अलग कम्युनिस्ट पार्टी बनाई जिसको कि माकपा कहा गया, भाकपा, सॉरी भाकपा, क भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शॉर्ट में। तो जो लोग चीन की बांसुरी बजा रहे थे, कम्युनिस्ट लोग कह रहे थे कि चीन ने जो किया सही किया है, वो कम्युनिस्ट पार्टी है, चाहे जो कम्युनिस्ट वर्ल्ड को रिप्रेजेंटेट करता है, उनको पकड़ पकड़ के जेल में देशद्रोह के आरोप में भर दिया गया। और बिल्कुल सही था, जिस चीन ने हमारे देश का अधिकतर इलाका छीन लिया, हजारों सैनिकों को मारते, तुम करे वही सही है, चलो जेल के अंदर बताते हैं कौन सही है। फिर उसके बाद पता ही जेल में ले जाके उनका क्या किया गया होगा। चीन के साथ हुए युद्ध ने भारत के नेताओं को पूर्वोत्तर की डावाडोल स्थिति के प्रति सचेत किया। अभी तक केवल हम लोग आजाद हुए थे, लेकिन पता नहीं था कि पूर्वोत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट में हो क्या रहा है, क्या स्थिति है, वहां लोग कैसे जी रहे हैं, वहां का टेरेन कैसा है, वहां का जो भी टेरिटरी हमारी है, बॉर्डर है, क्या है कैसे, तो पता ही नहीं है। अब नेताजी लोग वहां का दौरा करने लगे, चलो देख के आए भाई अरुणाचल प्रदेश क्या है। बात समझ रहे हैं ना? उस जमाने में तो किसी को पता भी नहीं था, वहां के जो लोग हैं भाग्य भरोसे थे अपने। लेकिन अब नेताओं को पता चला कि वहां की स्थिति तो बहुत खराब है, वहां पर भी हमको कंट्रोल बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सब। यह इलाका बहुत ही ज्यादा पिछड़ी दशा में था और अलग थलग पड़ गया था। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिहाज से भी यह इलाका चुनौतीपूर्ण था। ठीक है, आप भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के बैठे हो, संविधान के हिसाब से सरकार चलाने की बात कर रहे हो, डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हो, प्रजातांत्रिक देश कहते हो अपने आप को। वहां के लोग तो जंगल से ही बाहर नहीं आए अभी, उनको क्या पता कौन सी डेमोक्रेसी होती है। आदिवासी पूरा नॉर्थ ईस्ट तो ऐसा ही था, पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट था, केवल राज्य बना देने से नहीं हो जाएगा ना कोई इलेक्शन का ही पता नहीं था। वहां के जो लोग थे, जो ट्रेडिशनल वहां के मेन, जैसे मिजो है तो मिजो जाति से जो थे, जनजाति से, नागालैंड में नागा जनजाति से, उन लोगों को तो पता ही नहीं था देश में हो क्या रहा है। उन लोगों को कंट्री से कनेक्ट करना, बताना कि आप इस देश में हो, ये देश ऐसे शासन से चलता है, आप इसके हिस्सा हो, आपका ये राइट है, अधिकार है, आपको भी ऐसा करना चाहिए, चुनाव में भाग लेना चाहिए, आप भी चाहो तो इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, आप भी चाहो तो वोट दे सकते हो, ये सब तो बताया नहीं गया उनको। तो सोचा गया कि जब तक इन क्षेत्रों को और मुख्य रूप से इन क्षेत्र के लोगों को अगर देश की व्यवस्था से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक तो ये देश ऐसे, ये हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट केवल नाम रहेगा कि हमारा है, लेकिन हमसे तो जुड़ा ही नहीं है। देखिए, तो सबसे पहले क्या किया गया कि नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। नागालैंड को, मणिपुर और त्रिपुरा हालांकि केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन उन्हें अपनी विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार मिला। मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या संविधान के हिसाब से एक क्षेत्र को या एक स्टेट, राज्य को अधिकार मिलना चाहिए, अब वो अधिकार जाकर के नॉर्थ ईस्ट में एक एक स्टेट में दिया जाने लगा और ध्यान दिया जाने लगा। क्योंकि अगर भारत से जोड़ के रखना है पूरे पूर्वोत्तर भारत को, तो पहले ये भी तो उनको बताना पड़ेगा कि आप हो भी भारत के या नहीं हो। वो भारत को मानते ही नहीं थे कि भारत को है। नागा लोग मानते थे कि हम लोग तो नागालैंड देश के हैं। मिजो कौन है, मिजो मानते थे कि हम तो मिजो देश के हैं, समझ रहे हैं ना। त्रिपुरा वाला अपना देश मानता था, मेघालय वाले अपना देश मानते थे, वो नहीं, उनको नहीं पता था कि हम भारत में। तो ये चीन के साथ युद्ध था और इसी तरह से युद्ध ऑटोमेटिक, आपको पता है ब्रिटेन और अमेरिका के दबाव के कारण चीन
स्टेप बैक हुआ, लेकिन फिर भी हमारी विदेश नीति में सबसे बड़ी कमी थी। जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, ठीक है ना, अगर कुछ कर भी देना विवाद पे तो मनमोहन सिंह हाथ जोड़ करके बाबूजी 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 करके पहुंच जाते थे। फट्टू थे ना, मोदी नहीं कर सकता ऐसा। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो इलाके छीन लिए गए हैं ना, हम लोग अभी पाकिस्तान से भी लेने की हिम्मत नहीं है हमारी। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सोचें कि अरे यार हमारे पास तो इतनी आर्मी है, गरुड़ कमांडो, ये सब कमांडो उतार देंगे और सब कब्जा कर लेंगे, तो ये सब है ना बेटा, वो सर्जिकल, वो युद्ध करना पड़ेगा ना पूरी आर्मी को। आप ऑपरेशन कर सकते हैं कमांडो गिरा के, और मूवी में ना 56 इंच के डोले अच्छे लगते हैं, वहां पर उधर भी डोले हैं भैया, ऐसा। हाँ, ज्यादा बोलिए क्या, कोई बात नहीं, ज्यादा रहने दे, देश है, देश का ही नाम हो रहा है ना। तो मैंने समझ रहा है ना, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर मान लीजिए, मैं देखिए आपको पॉलिटिक्स समझा रहा हूं, अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, अटैक मतलब कि पूरे बॉर्डर से आर्मी फॉरवर्ड कर दी और सीधे एकदम ओपन वॉर कर दिया, एकदम डिक्लेयर, ठीक है ना, तो पता है क्या होगा, सबसे पहले तो मौका मिलेगा अमेरिका को, पूरे के पूरे यूरोप को, कि अब बेटे फंसे हो, इतने दिन से तो बड़ा गांधी बनते थे ना, अब बने हो पटेल, अब हम दिखाएंगे। वहां से जब प्लेन उड़ना स्टार्ट करेगा अमेरिका से ना, तो पहले दिल्ली बचाओगे या बॉर्डर बचाओगे। आप जो सोच रहे हैं ना कि इंडिया ये पावरफुल वो पावरफुल है, इंडिया कोई पावरफुल नहीं है, ये बस है ना न्यूज में दिखाया जाता है, जो आर्मी के लोग सब जानते हैं कौन कितना पावरफुल।